बच्चों लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का वेरिएशन बताया कि मोलैरिटी जो है वो एक डोमिनेटिंग फैक्टर है। ठीक है, तो मोलैरिटी के बेसिस पर आपने ये कहा था कि डाइल्यूट करने पर, डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विल बी इंक्रीज्ड। अब इसमें बस बहुत थोड़ा सा ही पार्ट बचा है चित्र का, जैसे कि बेटा अब आप लिखना कि वेरिएशन ऑफ सर वेरिएशन। हाँ बेटा, सर आपने कल क्या पढ़ाया था? कल बेटा डाइल्यूशन करने पर कंडक्टिविटी बहुत सर चेंज आपकी होती आवाज नहीं आ रही। है। अब मेरी आवाज आएगी, तुम्हारे तरफ से ज्यादा शोर आ रहा था। हाँ, तो कल बेटा मैंने पढ़ाया था कि अगर कोई सॉल्यूशन आपके पास दिया हुआ है तो उस सॉल्यूशन का आप कंडक्टिविटी कैसे फाइंड कर सकते हो। इसके लिए मैंने बताया था कि उसको कनेक्ट करना होता है एक बीट स्टोन ब्रिज से। और मैंने बताया था कि कंडक्टेंस कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है डाइल्यूशन पर ये किस तरीके से वेरी करेंगी, चेंज हो जाएंगी। तो कल तक हम लोगों ने ये देखा था कि मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बेसिकली हमारे पास बढ़ती है डाइल्यूशन पर। कंडक्टिविटी की अगर बात की जाए तो ये डिक्रीज हो जाती है, और बाकी हमारे पास जो कंडक्टेंस था वो बढ़ रहा था। ठीक है, तो ये आप लोगों ने पढ़ा था। आज की क्लास में आप लोग इस चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट बचा है, हो सकता है आज पूरा ही कंप्लीट हो जाए। तो देखिए, आज की क्लास में आप पढ़ने वाले हो कि वेरिएशन जो है मोलर कंडक्टिविटी का, लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी का बेटा जो वेरिएशन है विथ कंसंट्रेशन फॉर, ये सी का मतलब बेटा कंसंट्रेशन है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एक स्ट्रॉन्ग के लिए बेटा पढ़ोगे आप और एक वीक के लिए पढ़ोगे। मतलब मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड कर सकती है कि वो मोलर कंसंट्रेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ले रहे हो आप या वीक इलेक्ट्रोलाइट का ले रहे हो। तो इसके लिए याद रखना बेटा कि ये जो मोलर कंडक्टिविटी जो है, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के, मतलब कंसंट्रेशन जो है कम करने पर मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप बोल सकते हो। दिस इज मोर एक्यूरेट टर्म कि कंसंट्रेशन कम करने पर मोलैरिटी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। और जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यानी कि आपके पास ये वाली मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा कि अगर डाइल्यूशन आप बहुत ज्यादा कर दो, ये वो मोलर कंडक्टिविटी है, इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। इतने पर, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बन जाती है। मोलर कंडक्टिविटी को ही आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हो। तो बेटा इसके इस केस के लिए वी हैव वन स्पेशल फॉर्मूला गिवन बाय डेवाय एंड हकिल। तो डेवाय और हकिल ने बेटा एक इक्वेशन दी हुई है इसके लिए। इक्वेशन उन्होंने क्या दे रखी है, उन्होंने कहा है कि जो मोलर कंडक्टिविटी है और जो आपके पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक है, ये जो है मोलर कंडक्टिविटी इसकी इक्वल होती है। यहाँ पर ये जो है सी आपके पास कंसंट्रेशन है, सी आपके पास कंसंट्रेशन है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, जिसको आपने बहुत ज्यादा इन्फिनाइटली डाइल्यूट कर रखा है। ठीक है, और आपके पास ये लैम्डा एम और लैम्डा एम इंफिनिटी का मीनिंग आपके पास है। और बी बेटा आपके पास एक कांस्टेंट है जो कि ऐसे समझ लो कि ये मीडियम के लिए यूज किया जाता है। जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपने पढ़ रखे होंगे, ठीक है, तो विस्कोसिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टाइम पर ये बी का वैल्यू जो है ये लिया जाता है। ये कांस्टेंट है सॉल्वेंट का, जो सॉल्वेंट आप ले रहे होगे ये है। और ये तब यूज किया जाता है जब आप लोग which takes into account
which takes into account for dielectric constant of solvent। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में बच्चों आप पढ़ चुके होंगे कि ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को या दो सब चार्जेस के बीच में अगर कहीं पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था तो उसको ये डिक्रीज कर देता है, जिसके लिए आपने एप्सिलॉन आर वर्ड देखा होगा फिजिक्स में स्टार्टिंग में, जब आपने इलेक्ट्रिक चार्ज टॉपिक पढ़ा होगा तब ये आपने देखा होगा। तो ये डिवाई-हैकल इक्वेशन है बेटा, इसके अकॉर्डिंग भी आप कह सकते हो कि ये कंसंट्रेशन आपके पास बढ़ने पर मोलर कंडक्टिविटी जो है बेसिकली आपके पास डिक्रीज करती चली जाएगी। ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन के केस के लिए डिवाई-हैकल ने एक पर्टिकुलर इक्वेशन दे रखी है। इसमें ज्यादा ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता, बस ये रिलेशन पूछा जा सकता है आपसे कि लैम्डा एम और लैम्डा एम इन्फिनिटी में क्या रिलेशन होता है, तो गिवन बाय डिवाई-हैकल इक्वेशंस। ठीक है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं आता है कभी भी, हम लोग डायरेक्टली इस इक्वेशन को यूज करते हैं। तो यहाँ पर सी कंसंट्रेशन है, बी कांस्टेंट है सॉल्वेंट के लिए, जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे होगे। तो ये केस नंबर 1 हो गया बेटा। एक और केस हमारे पास होता है जब आप वीक इलेक्ट्रोलाइट यूज करोगे तो मोलर कंडक्टिविटी जो है इसमें भी बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी, बट इसमें मोलर कंडक्टिविटी बेटा जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात थी। ठीक है, तो ये शायद सभी ने लिख लिया हो, तो बेटा नेक्स्ट हेडिंग में बस आप इसको ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कर देना, इसको स्ट्रॉन्ग सॉरी वीक इलेक्ट्रोलाइट कर देना आप। तो ये आपके पास रिलेशन बस इतना सा चेंज हो जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अंडर रूट के टाइम पर आ जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम है और ये लिखने की कोई नीड नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट आप यूज कर रहे हो। ठीक है, तो अंडर रूट सी के टाइम पर हमारे पास ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होता है बट रूट में। तो ये दो और केसेस थे कि कंसंट्रेशन चेंज करने पर मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है कंसंट्रेशन बढ़ाने पर, बट अगर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर आपने यूज किया तो मोलर कंडक्टिविटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रही होगी, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में रूट टाइम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलती है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है। इससे ना क्या होगा कि दोनों के ग्राफ डिफरेंट हो सकते हैं। अगर मैं आपसे ग्राफिकल वे में बात करूं ना, एक का ग्राफ जो है, एक का ग्राफ डिक्रीजिंग का जो बनेगा वो ये बनेगा, बाकी दूसरे का जो ग्राफ बनेगा बेटा ये बनेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए और ये बनेगा स्ट्रॉन्ग के लिए, क्योंकि इसमें जो है जो आपका मोलर कंडक्टिविटी है वो कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट इसमें मोलर कंडक्टिविटी अंडर रूट टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये दोनों से बस इतना सा फर्क हो जाएगा कि एक का ग्राफ आपके पास स्ट्रेट लाइन चलेगा और दूसरे का आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या सभी बच्चों ने लिख लिया इसको? यस सर। देखिए, तो बच्चों इस चैप्टर का लास्ट हेडिंग डाल लीजिए, दैट इज कोलराउस लॉ। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा इसमें जो है वो नस्ट इक्वेशन ही था इस चैप्टर में, पर कोलराउस लॉ को समझने के लिए आपको कई सारी बातें समझना पड़ गई। कोलराउस लॉ देखो बेटा ये क्या कहता है कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ बेटा आपसे ये बोलता है कि अगर आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर रहे हो किसी इलेक्ट्रोलाइट का, तो बेटा
इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो सब्सटेंस होगा वो 100% आयंस में चला जाएगा, मतलब कि अपने आप को पूरा का पूरा ब्रेक कर देगा आयंस में। जब आप उसको डाइल्यूट करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो एक ऐसी स्टेट आएगी जहां पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाएगा और आयंस पूरे के पूरे आपको 100% मिल जाएंगे। जैसे आप पहले इसके बारे में लिख लीजिए कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, at infinite dilution, each and every electrolyte is 100% dissociated and ions are completely रिसीव कर लो, completely independent from each other, so limiting equivalent conductivity of any electrolyte will be equal to summation of limiting equivalent conductivity of cation and anion। देखो, कोलराउस ने ये बताया कि अगर आप किसी सब्सटेंस को, किसी इलेक्ट्रोलाइट को इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर रहे हो, इनफाइनाइटली डाइल्यूशन से मतलब है आपने वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा डाल दी इलेक्ट्रोलाइट पर। इलेक्ट्रोलाइट फॉर एग्जांपल आपने 20 ml लिया और 1000 ml आप वाटर में मिला दो, तो इलेक्ट्रोलाइट के जो भी पार्ट्स होंगे दे विल कन्वर्टेड इनटू इट्स आयन, कैटायन और एनायन। तो अब कैटायन और एनायन की जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट की जो आपके पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी, मतलब अगर मैं कहूं कि लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, लिमिटिंग वर्ड इसलिए क्योंकि ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर बात हो रही है, इलेक्ट्रोलाइट की जो होगी वो लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन और लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनायन के समेशन की इक्वल होती है। ये बात बताई गई कोलराउस लॉ में, तो आप इसको लिख लीजिए। ये आपके पास बेटा लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रोलाइट की, ये लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है कैटायन की, ये लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है एनायन की। सभी टर्म्स के मीनिंग जरूर लिख लेना। ये जो लैम्डा वर्ड यूज किया जा रहा है बेटा, ये लैम्डा भी यूज होता है कई सारी बुक्स में, ये इस तरह का लैम्डा भी बना हो सकता है, तो ये ध्यान रखना। आप ऐसा भी अगर लिखा मिल जाए तो आप कंफ्यूज नहीं हो ना, दोनों का मीनिंग एक ही है।
लिख जाए तो इन्फॉर्म कर देना बच्चों। लिख गया सर। कोई बच्चा नोट तो नहीं कर रहा है? नो सर। देखो बच्चों, एक चीज और समझ लो। आप ऑलरेडी बेटा एक बात पढ़ चुके हो कि मोलर कंडक्टिविटी जो होती है और इक्विवेलेंट जो कंडक्टिविटी होती है उनके बीच में ये रिलेशन था, n फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। आप पढ़ चुके हो। अगर मैं यहाँ पर लिमिटिंग वर्ड लगा दूं दोनों पे, तो ये आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा कि मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू n फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये लिमिटिंग के केस में आ जाएगी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के केस में। तो बच्चों यहां से ना मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं डायरेक्टली विदाउट एनी प्रूविंग, क्योंकि उसकी प्रूविंग का कोई नीड भी नहीं है हमें, कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन इनटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस नंबर ऑफ एनायंस इनटू ये बेटा ये याद रखना। देखो ये आप इसको ऐसे लिख लो, इसको लिख देना कि ये आपके पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है कैटायन के लिए और ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है एनायन के लिए। ये तो एक फॉर्मूला ये और लिख देना, ठीक है। यहां पर इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस या कैटायन, और इसका मतलब है बेटा आपके पास नंबर ऑफ एनायन। बाकी इनकी मीनिंग आप ऑलरेडी जानते हो, तो ये फॉर्मूला और आप लिख देना। तो बच्चों ये चैप्टर ना अब ये कंप्लीट हो गया अपना ये चैप्टर। इसमें दो तीन चीजें बची हुई हैं पर वो बोर्ड से रिलेटेड नहीं है आपके। जैसे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन वाला एक केस होता है, उसके आपको कुछ ग्राफ बनाना होते हैं, ठीक है। तो वो ग्राफ मैं केवल उन बच्चों को बताऊंगा जो लोग आईआईटी एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि उसका वो नीट से कोई लेना देना है नहीं, ना कि कोई मेन से लेना देना भी नहीं है उसका, ठीक है। तो ये मैथ्स वाले बच्चों के लिए कुछ एक्स्ट्रा मैं पढ़ाऊंगा, बायो वाले बच्चों को कुछ लेना देना नहीं है उस पार्ट से, ठीक है। तो वो उनके लिए अलग से एक क्लास होगी, पर वो क्लास कब होगी, जब इस चैप्टर का मैं अब रिवीजन करवाऊंगा। ये चैप्टर थोड़ा सा टिपिकल है बच्चों, इसको समझाने का मैंने एक और तरीका ढूंढा है ताकि आपको और चीजें इजीली समझ आ जाए और आपको जो भी कंफ्यूजन क्रिएट हुई है इस चैप्टर में वो सारी कंफ्यूजन आपको क्लियर हो जाए।
ठीक है। तो कल से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो अभी जो कुछ बच्चे ये क्लास भी मिस करने लगे हैं कि वो नया चैप्टर स्टार्ट हो तब के लिए, ठीक है, तो कल से बिल्कुल एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं फ्रेश वे में। और उसके लिए पहले मैं आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, जिसमें कई बच्चों को प्रॉब्लम आएगी उसमें करने में, क्योंकि वहाँ कैलकुलस का एक इंटीग्रेशन पार्ट यूज होता है। तो मैं आपको कुछ कल तो बेसिक्स बताऊंगा इंटीग्रेशन के, और उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगा। ठीक है, तो अब आप मिस मत करना। और इस चैप्टर के ना अब आप लोग प्रॉपर नोट्स बना लो। जिन बच्चों के प्रॉपर नोट्स नहीं बने हैं, ये पूरे लेक्चर रिकॉर्ड हुए हैं, आप आराम से सारे लेक्चर्स को देख करके पूरे प्रॉपर नोट्स बना लो। क्योंकि जो मैं अभी आपके लिए नए लेक्चर प्रिपेयर कर रहा हूं इस चैप्टर के रिवीजन के लिए और अदर चैप्टर के रिवीजन के लिए भी, जो आपका जैसे सॉल्यूशन भी पढ़ लिया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आपने पढ़ लिया है, तो उनको ना 3-4 दिन में ही पूरा चैप्टर मैं कंप्लीट करूंगा। तो वो तभी उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जो बच्चे प्रॉपर नोट्स बना करके बैठेंगे क्लास में, जो बच्चे ये जो रिकॉर्ड हुए हैं लेक्चर जो उनको पूरी तरीके से देख लेंगे, तो आपको अपने सारे पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएंगे और ये चैप्टर भी इजीली आप याद भी रख पाओगे कई सारी चीजें इसमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज्यादा मार्क्स में आता है बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बड़े बड़े चैप्टर हैं, ये वाला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसके बाद वाला भी बड़ा चैप्टर है। केमिकल काइनेटिक्स में भी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें भी काफी सारे कॉन्सेप्ट है और मैं कोई भी चीज को क्विट करके नहीं पढ़ा रहा, मैं सारी चीजों को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे वो आप किसी भी लेवल पर प्रिपेयर क्यों ना कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें से कुछ पार्ट अभी बचा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, बट उन बच्चों को पढ़ाऊंगा जो कि मैथ साइड वाले बच्चे हैं, उन्हीं बच्चों के लिए पढ़ाऊंगा मैं, एडवांस पे आता है क्योंकि वो। ठीक है, उसके 2-3 ग्राफ वगैरह आते हैं, तो वो आपको थोड़े से लर्न करना पड़ेंगे, थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेंगे। तो जब इस चैप्टर का रिवीजन करवाऊंगा तब वो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो कल से हम लोग कंटिन्यू करते हैं अब नए चैप्टर, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो आप इसके प्रॉपर नोट्स रेडी रखो। ओके सर सर। कल की क्लास की लिंक मिल जाएगी क्या? क्या बेटा? सर कल की क्लास की लिंक चाहिए थी। कल की क्लास की लिंक बेटा शाम को 8 बजे के बाद मांगना आप। ओके ठीक है सर। ओके बेटा। थैंक यू सर। ओके बेटा।